आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यानी कोशिका जीवन की इकाई। इससे संबंधित अभ्यास के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनके बारे में। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो कह रहा है कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये हमारा गलत है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। बी वाला देखते हैं, स्लाइडन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये हमारा सही है। और विर्चाव के अनुसार कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से बनती है। ओमनी सेलुला डी सेलुला यही इन्होंने दिया था, रॉबर्ट विर्चाव ने, इसलिए ये भी सही है। एक कोशिकीय जीव अपने जीवन के कार्य एक कोशिका के भीतर करते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस जीव में जितनी कोशिका होंगी वो उसी से अपने जीवन का कार्य संपन्न करेगा। तो दा ही सही है, केवल आ वाला हमारा इनकरेक्ट है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, हमारा गलत है। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है नई कोशिका का निर्माण होता है। तो नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका में कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो पूर्व स्थित कोशिकाओं से, तो सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा विकल्प देखते हैं। कह रहा है निम्न के सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़े बनाना है। तो देखिए, क्रिस्टी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंदर वाली इनर लेयर है, इनर मेम्ब्रेन है, उसमें फोल्डिंग से बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। तो सूत्र कणिका में अंतर्वलन से, आ का सेकंड सही हो जाएगा। कुंडिका गाल्गी उपकरण में बिंब आकार की थैली, उसको कुंडिका कहते हैं। और थाइलेक्वाइड आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे, हरित लवक जिसको कहते हैं, तो उसमें बहुत सारी सिक्के जैसी संरचनाएं थी, उनको हम लोग ग्रेना कहते थे। और उन्हीं ग्रेना को पैकिंग जो पूरी थी उसी को हम थाइलेक्वाइड कहते थे। तो पीठिका में चपटी कलामय थैली, जो मैट्रिक्स होता है थाइलेक्वाइड का, उसमें। इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो देखें, यहाँ पर कह रहा है क्रिस्टी इन फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये करेक्ट है। सिस्टर्नी डिस्क शेप सैक इन गाल्गी अपरेटस। और थाइलेक्वाइड फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स इन स्ट्रोमा, मैट्रिक्स नहीं, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में जो है क्लोरोप्लास्ट के जो फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होता है उसी को थाइलेक्वाइड कहते हैं। तो देखिए 2 कॉलम बनाए हैं, इसमें लिखा गया है क्रिस्टी इन फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो ए का सेकंड सही है। सिस्टर्नी डिस्क शेप सैक्स इन गाल्गी अपरेटस, तो बी का थर्ड सही है। थाइलेक्वाइड फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स इन स्ट्रोमा, तो सी का फर्स्ट सही है। ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश में देखिए, जैसे मैट्रिक्स निकल गया था स्ट्रोमा को, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हिंदी और इंग्लिश में मैचिंग में दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसीलिए आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रीफर करिए, इंग्लिश सही से करने का प्रयास करिए, आगे इंग्लिश की ही ज़रूरत। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। कह रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, कह रहा है कि सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है, एक गलत है। जो प्रोकैरियोटिक है उनमें केंद्रक नहीं होता है। बी वाले में कह रहा है दोनों जंतु व पादप कोशिकाओं में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है, ये भी गलत है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका की मेन लक्षण है। द देखिए, कह रहा है कोशिका का निर्माण अजैविक पदार्थों से नए सिरे से होता है, ये भी गलत है। अजैविक का मतलब जिनमें जीव नहीं है। प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में आवरित अंगक नहीं मिलते, ये बहुत अच्छी बात है। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में आवरित अंगक नहीं मिलते हैं, यानी जो प्रोकैरियोट होती है उनमें मेम्ब्रेन से बंद यानी झिल्ली से बंद अंग अंदर नहीं मिलते। और चूँकि जो हमारा केंद्रक होता है उसमें भी झिल्ली होती है
और झिल्ली वाले जीव प्रोकैरियोट में नहीं होते, जबकि यहाँ पर लिखा है सभी जीव कोशिकाओं में, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मीजोसोम होता है, इसके कार्य का वर्णन करो। तो देखिए, कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में विशिष्ट झिल्ली नामक एक संरचना मिलती है जो प्लाज्मा झिल्ली में वलनों यानी फोल्डिंग से बनती है, इसे मीजोसोम कहते हैं। और मीजोसोम क्या होता है, जो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम उसी की तरह होता है। तो इसलिए इसका मुख्य कार्य श्वसन में सहायता करना। जैसे कोशिकीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण होती है यूकैरियोटिक में, उसी तरह प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। कह रहा है कैसे उदासीन विलेय जीव द्रव्य झिल्ली से होकर गति करते हैं। क्या ध्रुवीय अणु उसी प्रकार से इससे होकर गति करते हैं? यदि नहीं तो इनका जीव द्रव्य झिल्ली से होकर परिवहन कैसे होता है? तो देखिए, हमको मेन चीज़ ये बताना है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जीव द्रव्य झिल्ली है, उससे न्यूट्रल जो विलेय है, सॉल्यूट है, वो कैसे आर पार जाते हैं। और फिर बताना है कि जो पोलर मॉलिक्यूल हैं वो इससे होकर कैसे गति करते हैं। यदि नहीं तो इनका जीव द्रव्य झिल्ली से होकर परिवहन कैसे होता है। अगर ध्रुवीय अणु नहीं गति कर पा रहा है तो फिर जीव द्रव्य झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर कैसे गमन होता है, ये हमको बताना है। तो देखिए, जीव द्रव्य झिल्ली का महत्वपूर्ण कार्य इससे होकर अणुओं का परिवहन है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका मुख्य कार्य क्या होता है कि इससे होकर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो सके। यह झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है यानी सेलेक्टिव परमिएबल। तो कहने का मतलब यह है कि जो सेलेक्ट होगा उसी को जाने देगी, यानी जिसको ये चाहेगी उसी को जाने देगी। चयनात्मक पारगम्य कह सकते हैं, जिसका चयन होगा उसी को अंदर सेल के जाने देगी। उदासीन विलय अणु सामान्य या निष्क्रिय परिवहन द्वारा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा झिल्ली से आते जाते रहते हैं। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट हैं उनमें क्या होता है, वो तो न्यूट्रल है, तो उनका निष्क्रिय परिवहन होता है। तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर विसरण यानी डिफ्यूजन द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा झिल्ली से आते जाते हैं। इनमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता, यानी इनमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं लगती, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ध्रुवीय अणु सामान्य विसरण द्वारा इससे होकर आ जा नहीं सकते। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जीव द्रव्य झिल्ली से आर पार नहीं जा सकते। इन्हें परिवहन हेतु वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्या होता है कि एक कैरियर प्रोटीन ही इनको इधर से उधर ले जा सकती है, जिसे कैरियर आयन कहते हैं। इन्हें आयन कैरियर या वही आयन कैरियर भी कहते हैं। इनका परिवहन सामान्यतः सक्रिय विसरण द्वारा होता है। इनका परिवहन क्या होता है, एक्टिव डिफ्यूजन द्वारा होता है, पैसिव डिफ्यूजन द्वारा नहीं। अब जाहिर सी बात है, एक्टिव है तो इनमें ऊर्जा लगेगी। ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? एटीपी से ऊर्जा मिलती है। कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है। जैसे हम लोग पैसा यूज करते हैं वैसे सेल के लिए एटीपी पैसा है, तो उसी का यूज करके ये अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है। ऊर्जा व्यय करके आयन या अणुओं का परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भी हो जाता है। जैसे बात है कि एनर्जी लगा देंगे तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर भी मॉलिक्यूल का गमन हो जाता है। जैसे हम अपने शरीर की ऊर्जा लगा दें तो नीचे से छत तक भी बोरा चढ़ा सकते हैं, लेकिन ऊपर छत से बोरा अपने आप नीचे आता है। तो ऊपर से अपने आप नीचे आ जाना पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और ऊर्जा लगा करके छत में पहुंचाना एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है 2 कोशिकीय अंगकों के नाम बताइए जो द्विकला से घिरे होते हैं। इन 2 अंगकों की क्या विशेषताएं हैं, इनके कार्य लिखिए और रेखांकित चित्र बनाइए। तो डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स को हमको बताना है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन से घिरे कोशिकांग होते हैं, तो इस बात को ध्यान देना है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कालीकर ने देखा। आल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा। तो इतने नाम हैं जो एनसीईआरटी में हो, उन्हीं को समझना है, बाकी छोड़ देना, क्योंकि ये सब पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा गया। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। यह सलाका, गोल अथवा कणिका रूपी होते हैं। इनकी लंबाई 40 माइक्रोन से 3.5 माइक्रोन तक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। तो जाहिर सी बात है कि सेल से घिरे हुए अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते। तो जितने भी सेल क्या मेम्ब्रेन से घिरे हुए, तो झिल्ली से घिरे हुए जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे, उनमें हम प्रोकैरियोट में उनकी बात नहीं करेंगे। अब आगे देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी परा संरचना, यानी बहुत बारीक संरचना अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को पहले फिगर देख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना, अर्धांशों में आंतरिक संरचना, क्रिस्टी की अति सूक्ष्म संरचना। तो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये क्रिस्टल है, यहाँ पर क्रिस्टल नहीं क्रिस्टी होना चाहिए था, क्रिस्टी। और ये छोटे छोटे कण हैं जिनको आग्जिसोम कहते हैं। ये जो हमारी क्रिस्टी होती है इसी में छोटे छोटे लगे होते हैं। और ये देखिए तरल पदार्थ भरा रहता है, इसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर देखिए खड़ा खड़ा ये ऐसे काटा है, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा काट दिया। तो यहाँ पर जब काटा तो ये क्रिस्टी देखिए दिख रहा है। यहाँ पर डीएनए पड़ा हुआ है, छोटे छोटे कण यहाँ पर राइबोसोम है। तो ये संरचनाएं हैं। अब देखिए एक क्रिस्टी को यहाँ बड़ा करके दिखाया है, तो इस तरह क्रिस्टी की संरचना है। इसमें ये आग्जिसोम हमारे लगे रहते हैं। इतना बारीक अब नई वाली एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। कराय दोहरी परत वाली संरचना है। बाह्य परत चिकनी तथा अंदर की परत में उंगलियों के समान अंतर्वलन यानी फोल्डिंग होती है। तो ये अंदर देखिए उंगलियों जैसे फोल्डिंग दिख रही है, इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। दोनों पर्यों के मध्य के स्थान को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान कहते हैं। तो दोनों ये परतें जो है यानी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्थान है खाली, उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स मिलता है। जो मैट्रिक्स है प्रोटीन युक्त होता है। क्रिस्टी की सतह पर छोटे छोटे कण मिलते हैं जिन्हें यफवन कण अथवा आग्जिसोम कहते हैं। इस बात को ध्यान देना है, नई वाली एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया। आग्जिसोम ऑक्सीकरण फास्फेटीकरण यानी श्वसन की क्रिया में एटीपी निर्माण में भाग लेते हैं। ये भी नई वाली एनसीईआरटी में नहीं दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी पर इलेक्ट्रॉन अभिगमन होता है जिसके फलस्वरूप एटीपी बनते हैं। इसके मैट्रिक्स में डीएनए, राइबोसोम, जल, लवण, क्रेब्स चक्र संबंधी विकर आदि मिलते हैं। क्रेब्स साइकिल से संबंधित एंजाइम मिलते हैं। तो ये यहाँ पर जो डिटेल दिया है, आगे जो चैप्टर हो सकता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन चैप्टर हो तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ें, लेकिन इस चैप्टर में इतना डिटेल में नहीं दिया है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए कह रहा है केमिकल कंपोजिशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 65 से 70% प्रोटीन होती है, 25% लिपिड यानी फैट होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। अंदर की कला में श्वसन तंत्र श्रृंखला संबंधी सभी साइटोक्रोम जैसे साइटोक्रोम बी, सी, ए3, क्विनोन, एनएडीएफ, एडीएफ, एमएन आदि मिलते हैं। इनकी चर्चा हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि जो नई एनसीईआरटी है इस चैप्टर में ये चीज़ें नहीं दी गई हैं। अगर आगे आएंगी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे।
अब माइटोकांड्रिया का कार्य। तो माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स में केप्स चक्र तथा एक्जिसोम यानी F1 कण पर श्वसन श्रृंखला का इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र संपन्न होता है। इससे मुक्त ऊर्जा एटीपी में संचित होती है। इस चैप्टर में जो नई एनसीईआरटी है उसमें इतना डिटेल नहीं दिया। एटीपी समस्त जैविक क्रियाओं के लिए गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जागर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकांड्रिया में स्वद्विगुणन की क्षमता होती है यानी सेल्फ डुप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं नई एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इतना डिटेल पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर आगे चैप्टर आएंगे उनमें होगा तो फिर हम डिटेल पढ़ेंगे, परंतु अगर इतना डिटेल पढ़ लेंगे तो नीट में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको ना आए, क्योंकि पूरा गहराई तक आप जान जाएंगे। अब देखिए लवक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। तो लवक दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्टिड ये जो है डबल मेम्ब्रेनस लेयर से बने होते हैं। ये यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में ही मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रोकैरियोट में झिल्ली वाले अंगक यानी ऑर्गेनेल्स की बात हम नहीं करेंगे, इसलिए यूकैरियोटिक में ही मिलेंगे। ये लवक में नहीं मिलते हैं, ये कवक यानी फंगस में नहीं मिलते। तो जो फंगस होते हैं हमारे उनमें प्लास्टिड नहीं मिलते हैं। हीकेल ने इनकी खोज की तथा सिम्पर ने इन्हें प्लास्टिड नाम दिया। तो हीकेल ने इनका खोज किया था और सिम्पर ने प्लास्टिड नाम दिया था। लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी यानी सफ़ेद होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं तो वर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। तो ये इनके नाम होते हैं। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो कह रहा है ये संचयी लवक होता है, वर्णक न होने के कारण ये रंगहीन होते हैं। ये 3 प्रकार के माइलोप्लास्ट यानी मंड संचयी, यानी इनमें स्टार्च का संचय होता है। ये देखें एनसीईआरटी में दिया गया है। इलियोप्लास्ट यानी वसा संचयी, फैट का संचय होता है। प्रोटीनोप्लास्ट यानी प्रोटीन संचयी, प्रोटीन का संचय होता है। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक हैं, सामान्यतः फूलों की पंखुड़ियों, फल, रंगीन पत्तियों आदि में होते हैं। भूरे शैवालों में फियोप्लास्ट, लाल शैवालों में रोडोप्लास्ट तथा प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में क्रोमैटोफोर आदि मिलते हैं। तो ये सब इस चैप्टर से बाहर की बात हो गई। अब देखिए आगे देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में देखिए कह रहा है कि हरित लवक अथवा क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इनमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित मिलता है। ये लवक पौधे के हरे भागों में सामान्यतः पत्तियों में, मीजोफिल, खम्भ ऊतक, क्लोरेनकाइमा इन सब में पाए जाते हैं। ये विभिन्न आकार के होते हैं। तो देखिए क्लोरोफिल के कारण इसका रंग हरा होता है। हरे शैवाल सामान्यतः हरित लवक के आकार से पहचाने जाते हैं, यानी जो ग्रीन एल्गी हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट के जो अलग अलग टाइप के आकार हैं उनके हिसाब से इनको पहचाना जाता है। उच्च पादप में ये गोल, अंडाकार, चपटे, दीर्घ वृत्ताकार यानी एलिप्टिकल होते हैं। सामान्यतः इनकी लंबाई 2 से 5 माइक्रोन, चौड़ाई 3 से 4 माइक्रोन होती है। कोशिका में इनकी संख्या 20 से 40 हो सकती है। अब देखिए इसमें हम लोग फिगर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिगर बना है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। तो ये बनी हुई है। यहाँ पर देखिए डबल मेम्ब्रेन है, एक बाहर एक अंदर। यहाँ पर देखिए स्ट्रोमा लैमेली है, ये धागे जैसी संरचना है। ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट, ये ऑस्मोफिलिक जो है बूंदें पाई जाती हैं। ये ग्रेनम है, देखिए सारी ग्रेनम को इकट्ठा हम लोग एक पैकेज बना दे तो उसी को हम लोग थाइलाकोइड कहते थे। ये डीएनए है, ये स्टार्च पार्टिकल है, ये स्ट्रोमा है और ये पूरा स्ट्रोमा वाली खाली स्थान
और ग्रेना लैमेला है ये, ग्रेना की लैमेली है, यानी रबड़ के छोटे छोटे पाइप जैसी संरचना है। अब देखिए हरित लवक की परासंरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इनकी संरचना जटिल होती है, यह 2 एकक कलाओं की झिल्ली से बना होता है। तो ये 2 जो है झिल्ली होती हैं उनसे बना होता है। दोनों कलाओं के मध्य का स्थान पेरीप्लास्टिडियल स्थान कहलाता है। तो दोनों जो झिल्लियाँ होती हैं उनके बीच जो खाली स्थान होता है उसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। झिल्ली से घिरा रंगहीन मैट्रिक्स स्ट्रोमा होता है। तो झिल्ली से घिरा जो रंगहीन मैट्रिक्स होता है उसी को हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। तो मैट्रिक्स और स्ट्रोमा एक ही बात है लगभग। मैट्रिक्स में कला तंत्र से बना ग्रेना होता है। तो मैट्रिक्स में झिल्ली से बना एक सिस्टम होता है जिसको ग्रेना कहते हैं। ग्रेना में प्लेट जैसी संरचना का समूह होता है जो पटलिकाओं से जुड़ी रहती हैं, इन्हें लैमेली कहते हैं, जैसा अभी हमने फिगर में देखा। ग्रेना की इकाई को थाइलाकॉइड कहते हैं। तो ग्रेना की एक इकाई हम क्या बोलते हैं, उसको थाइलाकॉइड। ये एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं। 2 ग्रेना को जोड़ने वाली पटलिका को स्ट्रोमा लैमेली अथवा फ्रेट चैनल कहते हैं। तो एक इकाई को थाइलाकॉइड बोलते हैं। बहुत सारी ग्रेना इकट्ठा हो जाती हैं, उनको जो आपस में जोड़ते हैं उनको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। थाइलाकॉइड पर क्वांटासोम पाए जाते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम पर लगभग 230 पर्णहरित अणु पाए जाते हैं। तो ये देखिए क्वांटासोम और पर्णहरित अणु 230 जिनकी संख्या है। ये पुरानी एनसीईआरटी में था, अब नई वाली में नहीं है, आगे चैप्टर में आएगा तो हम बताएंगे। क्लोरोप्लास्ट का रासायनिक संगठन। अब केमिकल कंपोजिशन हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो कह रहा है प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 50% प्रोटीन होती है, 23 से 25% फास्फोलिपिड, 3 से 10% पर्णहरित, 5% आरएनए, 0.02 से 0.01% डीएनए, 1 से 2% कैरोटीन, विभिन्न विकर यानी एंजाइम, विटामिन तथा धातु यानी मेटल जैसे मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर, मैग्नीज, जिंक आदि मिलते हैं। अब देखें यहाँ पर नीचे थोड़ा सा फिगर बना है, इसको भी देख लें। देखिए ग्रेनम है, ये सब जो एक साथ में, एक को ग्रेना पूरे को मिला के ग्रेनम, और एक पूरे इकाई को थाइलाकॉइड। ये देखिए बीच में जिनको जोड़ रहे हैं इन्हीं को फ्रेट चैनल बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये फ्रेट चैनल अंदर काट के दिखाया है। फ्रेट चैनल ये लोकस है और ये पार्टीशन है इनका जो अलग अलग कर रहा है। ये मार्जिन किनारा है, फ्रेट मेम्ब्रेन है। इतना ग्रेना तथा स्ट्रोमा लैमेली की संरचना। आप क्लोरोप्लास्ट के कार्य, फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस मेनली क्लोरोप्लास्ट का काम है। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया तथा स्ट्रोमा में अप्रकाशीय क्रिया होती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी इस चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन आगे फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया होगा। तो ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया होती है, जबकि स्ट्रोमा में अप्रकाशीय क्रिया होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है और नीट में पूछा जाता है। प्रकाशीय क्रिया में जल के अपघटन से ऊर्जा निकलती है तथा प्रकाशीय अभिक्रिया में CO2 का स्वांगीकरण होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये सब फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में दिया गया होगा, इस चैप्टर में अभी नहीं। तो जो सेल है इसका डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, यानी टूटती है। पानी का अणु टूटता है तो उसी से ऊर्जा निकलती है। ये प्रकाशीय क्रिया में होता है। और अप्रकाशीय क्रिया में क्या होता है कि CO2 का स्वांगीकरण होता है, यानी एसिमिलेशन होता है। भोजन बनाने का चित्र ग्रेना तथा स्ट्रोमा लैमेली की संरचना दायित्व होने के कारण इसे कोशिका की
किचन अथवा रसोई कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो भोजन बनाने का ठेका लिया है वो ग्रेना तथा स्ट्रोमा लैमेली की जो संरचना है उनके अंदर ये सब होता है, इसीलिए इसे कोशिका की किचन अथवा रसोई घर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता है। तो ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक में हमने आपको पहले बताया, प्रो का मतलब बहुत पहले, प्री का मतलब पहले। तो बहुत पहले जो चीज़ें बनाई गई होंगी, जैसे हमारी गाड़ियाँ जब बहुत पहले बनाई गई थी तो इतना मॉडिफिकेशन नहीं था, तो कुदरत ने जो पहले बनाई होंगी चीज़ें उनमें उतना मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका या असीम केंद्र की कोशिका यानी जिनमें केंद्रक नहीं होता, ऐसी कोशिकाएं जिनमें सत्य केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस यानी केंद्रक कलश सहित नहीं पाया जाता तथा केंद्रक में पाए जाने वाले प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल डीएनए तथा आरएनए केंद्रक कला के अभाव में कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के संपर्क में रहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो कहने का मतलब केंद्रक नहीं होता, ये कहना उतना उचित नहीं है, इसलिए क्योंकि बिना केंद्रक के कोई चीज़ संतुलित कैसे होगी, कंट्रोल कौन करेगा। तो हम सत्य केंद्रक कहते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्पष्ट दिखाई देने वाला केंद्रक नहीं होता प्रोकैरियोट में। कह रहा है कि इनमें एक ही घेरेदार क्रोमोसोम होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। तो एक ही सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। इनमें राइबोसोम 70S होता है, ये चीज़ हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। अब देखें आगे कह रहा है कि इन कोशिकाओं में अनेक कोशिकांग जैसे केंद्रिक, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि नहीं होते, यानी जितने भी मेम्ब्रेन से घिरे हुए अंग होते हैं वो सब नहीं होते। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन के लिए घटकों का अभाव होता है, ये भी ध्यान देना। माइटोसिस डिवीजन जिसको बोलते हैं। रचना के दृष्टि से इस प्रकार की कोशिकाएं आदिम मानी जाती हैं, यानी बहुत पुराने समय में बनी। जीवाणु कोशिका तथा नीली हरी शैवालों की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण। तो ध्यान दीजिए, जो बैक्टीरियल सेल है और जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। अब देखें यहाँ नीचे फिगर बना है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, पहला ब्लू ग्रीन एल्गी का है, दूसरा जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरियल सेल का है। तो एक एक को देखते हैं। तो देखिए, पहले बाहर स्लाइम लेयर, स्लाइम मतलब चिकनी, क्योंकि पानी के संपर्क में रहती है तो बहुत चिकनी हो जाती है। ये अंदर देखे सेल वॉल है, फिर सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर ये लाइसोसोम है, फिर ये राइबोसोम है, फिर ये न्यूक्लियाइड यानी डीएनए है जो ऐसे ऐसे कुंडलित गिरा हुआ है, इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक लैमेली, ये फोटोसिंथेटिक लैमेली हैं जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो इनमें पाया नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसमें फ्लैजेला है, धागे जैसी संरचना। ये सेल वॉल है, इसमें डीएनए है जिसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जीव द्रव्य झिल्ली जो जीव द्रव्य के संपर्क में रहती है। यहाँ पर देखिए तरल पदार्थ भरा है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और फ्री आरएनए पाए जा रहे हैं जिनको राइबोसोम बोलते हैं, और ये 70S टाइप के होते हैं। यूकैरियोटिक में 70 टाइप और 80S टाइप दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।